Hello, class 11th. Welcome to the series of important question for the final examinations. इस चैप्टर से रिगार्डिंग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन से फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज सेकंड पार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। एक्चुअल में 3 पार्ट होने वाले हैं। लास्ट में एक कंपाइलेशन आ जाएगा वन शॉट वाला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर इससे पहले हमने 22 तक कर चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, इसको देखो। उधर वाले छोटे वाले पोर्शन में दिखता नहीं था पहले, इसलिए अब मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। कहता है कि क्वेश्चन नंबर आपके 23 में और 24 में यू हैव टू फाइंड द रेंज। आपको क्या निकालनी है बेटा? रेंज निकालनी है एज द सिंपल। ठीक है, मतलब क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं, वो रेंज का पार्ट होता है। तो ये आपके पास रिलेशन है ए और बी। अच्छा, यहाँ इन चीज़ों को आप ध्यान से देखना। ये जो कंडीशंस आपकी लगी हैं कि ए और बी जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, मतलब आप डेसिमल नंबर्स यूज नहीं कर सकते ए और बी की जगह, ना ही नेगेटिव नंबर्स यूज कर सकते हो। ठीक है, 1 से आगे की जितनी भी काउंटिंग है वो आप यूज कर सकते हो। तो आगे कहता है 2a। आगे ध्यान से देखते हैं। आगे कहता है 2a प्लस का b आपका कितने के बराबर है भाई? 10 के बराबर है। मैं इतने ही धीरे पढ़ा पाता हूँ। ठीक है, जल्दीबाजी में फायदा क्या है, समझ में ना आए। क्लियर है? तो चलो आगे देखते हैं। a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया? 10। अब ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रखा है, रोस्टर में चेंज करेंगे तो b हमारा आ जाएगा 10 माइनस का 2a। कितना आ जाएगा? अब आप एक एक करके जो है वैल्यूज रखो। और कहता है कि सम जो है इनका इसका सम जो है इस पूरे का 10 होना चाहिए। तो आप एक काम करो, यहाँ पर आप r लिखो। मैं आपसे पूछता जाऊंगा, इतना तो आपने पढ़ ही लिया होगा। अगर आप एक ही जगह 1 रखते हो, अगर आप एक ही जगह 1 रखते हो तो 1 इंटू 2 2, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 8। ये आपका पहला ऑर्डर्ड पेयर बना। आप एक ही जगह 2 रखो, कितना मिलेगा? 6। आप 3 रखो, रख सकते हो आप क्योंकि नेचुरल नंबर है ये। कितना? 6 होगा। 10 में से 6 गए, कितना बचेगा? 4 बचेगा। आप 4 रख सकते हो, 4 रख लीजिए। 4 पे बनेगा 8। 10 माइनस 8 आपको कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। इसके बाद आप जैसे ही 5 रखोगे आपको 0 मिल जाएगा यहाँ पर। और b 0 नहीं हो सकता क्योंकि वो एक नेचुरल नंबर है। तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर का जो नंबर था वो यहीं पे क्या हो गया? खत्म हो गया। अब आपसे मैं 2 चीजें पूछता हूं। इन्होंने तो खाली आपसे क्या पूछा हुआ है? रेंज। मैं आपसे डोमेन भी पूछ रहा हूं और मैं आपसे क्या भी पूछ रहा हूं? रेंज भी पूछ रहा हूं। ठीक है, क्लियर है? एक तरीके से मैं ही बताऊंगा। तो भैया डोमेन होते हैं आगे वाले। ऑर्डर्ड पेयर का जो एक्स वाला होता है, मतलब जो आगे वाला होता है, वो आपका डोमेन होता है। तो डोमेन में आपके 1 2 3 और 4 आ जाएगा। ऐसे ही रेंज में आपके जो पीछे वाले होते हैं वो आपके रेंज का पार्ट होते हैं। तो ये 8 आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। आप चाहे इसको ऐसे लिख लो या और 2 को आगे 4 6 और 8 ऐसे लिख लो। दोनों एक ही बात है। सेट के अंदर लिखे गए एलिमेंट्स आगे पीछे लिखे जा सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यही लेवल है पेपर का। क्लियर है? और इस जैसे सवाल लिखे इसे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ठीक है, मैं एक बात और बता दूं। इस चैप्टर से जितने भी सवाल मैं करा रहा हूं, अगर आपने उनको अच्छे से समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो चैप्टर तो कवर होगा ही होगा। साथ के साथ एग्जाम की तैयारी एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। और थोड़े से क्वेश्चंस आप और लगा लेना जो भी आपके यूनिट वगैरह टेस्ट या मिड टर्म में आपको मिलते होंगे। तो कहता है आपको इसमें भी रेंज निकालनी है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, पिछले वाले में पढ़ा था कि 23 और 24 में रेंज निकालनी है। तो आपके पास जो ये है, ठीक है ना, आप x और 1/x है। और x जो है वो z को बिलोंग कर रहा है। z मतलब x बिलोंग टू z, मतलब इंटीजर्स को, मतलब नेगेटिव वाले भी आप ले सकते हो सारे के सारे और पॉजिटिव वाले भी। एक कंडीशन और है कि आपका जो x है वो 0 से 6 के बीच में होना चाहिए। 0 और 6 के बीच में होना चाहिए। तो आपसे पूछा क्या है? रेंज।
रेंज मतलब आर को हम जो है वो किस में बनाएंगे, अब रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे। ध्यान से समझना, अगर आप एक्स की वैल्यू 1 लेते हो तो आपके पास ये जो पीछे वाला होता है ये y को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये आ जाएगा 1/x। 1/x मतलब 1/1 मतलब 1 ही होता है, तो मैं इसे रीअरेंज करके लिख देता हूं, 1/1 आ जाएगा। पहला ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा, 1 मतलब 1,1। अच्छा, x की जगह आप 2 लो तो आपको जो अगला मिलेगा वो 1/2 मिलेगा। क्यों, जो आप यहां लोगे y के लिए आपको उसको नीचे लिख देना है, y के लिए आपको उसको कहां लिख देना है, नीचे, ठीक है। अब आप 3 लो तो ये 1/3 हो जाएगा, क्लियर है। आप 4 लो तो ये 1/4 हो जाएगा, आप 5 लो तो ये 1/5 हो जाएगा। इससे आगे आप जा नहीं सकते क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, आप 6 से नीचे ही रहोगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। अब आपको इसकी रेंज बतानी है, तो डोमेन तो आगे वाले हो जाएंगे और रेंज जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, पीछे वाला। तो रेंज में आप लिख दो, देखो 1 लिखोगे, 1/2 लिखोगे, 1/3 लिखोगे, 1/4 लिखोगे और कॉमा 1/5 लिखोगे। क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, लेट ए एक सेट है, क्लियर, बी एक सेट है, ओके डन। कहता है कि एंड आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ए टू बी, कहां से कहां तक है, ए से बी पर है, ए टू बी है, और जो रिलेशन है वो क्या है कि y इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर है, y इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर है। कहने का मतलब मैं समझा देता हूं, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है x कॉमा एक्स का स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है, x कॉमा एक्स का स्क्वायर। सॉरी। अब आपको इसको ध्यान में रखते हुए इस रिलेशन को जो उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है रोस्टर में कन्वर्ट करना है, और रोस्टर में कन्वर्ट करके इधर लिखे हुए प्रिडिक्ट द रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम वो हम बना लेंगे। डोमेन बताना है, रेंज बताना है, कोडोमेन बताना है। तो कोडोमेन तो मैं पहले ही बोल देता हूं ये बी है, क्योंकि ए से बी पे है तो बी है, क्लियर है, कोडोमेन बी हो गया। कहता है एरो डायग्राम से बताओ, चलो एरो डायग्राम से बताते हैं इसे, ठीक है। देखो कैसे होगा, इस साइड हम लिख लेते हैं ए के एलिमेंट्स 1 2 3 और 4, और इस साइड हम लिख लेते हैं बी के एलिमेंट्स। तो बी के एलिमेंट्स में क्या क्या है भाई, बी के एलिमेंट्स में है 1 4 9 16 और 25, क्लियर है। अब ये जो चीज लिखी गई है इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि ये क्या लिखा हुआ है कि x की जगह तो x ही रहेगा, लेकिन जब y लिखोगे ना तो आपको x का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वो ऐसे लिखा हुआ है, क्लियर है। अब आप अगर x की जगह 1 लेते हो तो इसका आंसर क्या होगा भाई, किसके साथ जाके मैच करेगा, ये 1 के साथ। 2 लोगे तो किसके साथ मैच करेगा, 4 के साथ। 3 को करोगे तो किसके साथ, और 4 को करोगे तो किसके साथ, 6 के साथ। ये आपका एरो डायग्राम होगा, इससे ज्यादा क्या ही होगा, ठीक है। ये आपका ए है भाई और ये आपका बी है, ए टू बी आपका हो गया, क्लियर। अब देखो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, पहला वाला हमारा हो गया कि एरो डायग्राम बनाओ। कहता है फाइंड द डोमेन ऑफ आर। डोमेन में वो होता है जो यूज हो चुके होते हैं, तो चारों के चारों यूज हो गए। तो पहला जो पॉइंट है वो है डोमेन का। तो डोमेन में आप क्या करोगे, डोमेन में आप लिख दोगे ए, ऐसे लिख दो, या फिर आप पूरा का पूरा 1 2 3 और 4 ऐसे लिख दो। मेरी बात समझ में आ गई, इतना आसान है। आपको लिखनी है रेंज, क्या लिखनी है, रेंज। तो जब आप रेंज लिखोगे ना तो ध्यान देना इस बी वाले में से जो एलिमेंट्स यूज हो गए वो रेंज है। फिर से बोल रहा हूं, बी वाले में से जिनके साथ पेयरिंग हो गई वो आपके रेंज में आ जाएंगे। तो 1 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 16 आ जाएगा, क्लियर है। अगला है कोडोमेन। अगला क्या है, कोडोमेन। कोडोमेन वो सेट होता है जहां पर हम अपने आंसर्स को सर्च करते हैं, ढूंढते हैं। तो इसने बोला है ए से बी पर, तो हम अपने आंसर्स बी में ढूंढेंगे, इसीलिए कोडोमेन हमारा पूरा का पूरा बी हो जाएगा। आप यहाँ बी ऐसे भी लिख सकते हो और जो इसके एलिमेंट्स हैं उसको भी लिख सकते हो,
1,4,9,16,25। अच्छा, कोई पूछे इसमें डिफरेंस क्या है रेंज और कोडोमेन में, तो यहां पर जो 25 आपका यूज हुआ है ऊपर नहीं है, वो रेंज का हिस्सा नहीं है, वो कोडोमेन का हिस्सा है। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको सारी की सारी समझ में आई होंगी। ठीक है, 15 सेकेंड्स आप लिखो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम। चलो आगे देखते हैं, है ना, साथ के साथ लिख रहे हो तुम सब लोग भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी आगे बढ़ेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, कहता है इफ a इक्वल्स टू 2469, a कितने के बराबर है भाई, और b कितने के बराबर है 4, 6, 18, 27, 54। कहता है कि एंड अ रिलेशन r फ्रॉम a टू b इज डिफाइंड बाय दिस। कहता है a जो स्मॉल a है आपका, ये बिलोंग करेगा a को, और जो स्मॉल b है ये बिलोंग करेगा कैपिटल B को, ये वाले सेट को और इस वाले सेट को। इसको स्मॉल a मतलब पहला एलिमेंट कहां से लिया जाएगा, A से, और दूसरा एलिमेंट कहां ढूंढा जाएगा, B में। कहां ढूंढा जाएगा, B में। कहता है कि इज अ फैक्टर, कहता है कि A इज अ फैक्टर ऑफ B। आगे वाला पीछे वाले को डिवाइड करना चाहिए, ये मतलब है। फिर से समझाता हूं, A बाय B का मतलब ये है कि जो भी आप आगे लिखोगे पीछे वाला उससे डिविजिबल होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली A क्या बन गया, फैक्टर बन गया। और कंडीशन एक और लगी है कि A जो है वो छोटा रहना चाहिए किससे, B से। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये कंडीशंस जो लगी हुई हैं ये आपको समझ में आई होंगी। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। कहता है डोमेन और रेंज बताओ, डोमेन और, उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो और डोमेन और रेंज कैलकुलेट करो। तो डोमेन और रेंज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बेहद आसान है, देखो कैसे। आप एक एक करके एलिमेंट उठाओ, ठीक है, बात सुनना मेरी। मैं सबसे पहले 2 उठा रहा हूं। क्या 2, अब यहां पे देखो, क्या 2 4 को डिवाइड कर देगा, बिल्कुल कर देगा, ये पहला ऑर्डर्ड पेयर। क्या 2 6 को डिवाइड कर देगा, बिल्कुल कर देगा, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर। क्या 2 18 को डिवाइड कर देगा, बिल्कुल कर देगा, भाई फैक्टर है, डिवाइड करता है। क्या 2 27 को कर देगा, नहीं। क्या 2 54 को कर देगा, बिल्कुल सही बात है, 2 54 को भी कर देगा। अब देखो एक कंडीशन और भी है, ए आगे वाला छोटा होना चाहिए। देखो ए आगे वाला सब में कैसा है, छोटा है। अब आप 4 उठाओ, क्या 4 4 से हो जाएगा, जवाब है नहीं। डिवाइड तो हो जाता है, लेकिन हमारी कंडीशन ये भी तो है ना, आगे वाला छोटा भी तो होना चाहिए, तो ये 4 4 नहीं होगा। क्या 4 18 को 6 को डिवाइड कर देगा, नहीं। क्या 4 18 को कर देगा, नहीं कर पाएगा। 4 54 को कर देगा, तो 4 से तो किसी का कोई फैक्टर नहीं बना। सॉरी, 6 से देखो, ये तो कंडीशन ले ही नहीं सकते, छोटा हो ही नहीं सकता पीछे वाला। 6 6 वाले भी नहीं ले सकते। 6 18 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, क्योंकि 6 से ये डिविजिबल हो जाता है। अच्छा 6 27 को कर देगा, नहीं कर पाएगा, नॉर्मल सी बात है। 6 54 को कर देगा, बिल्कुल कर देगा, एग्जैक्ट 9 पे कट जाता है ये। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 9 का लेते हैं, अब 6 का हो गया, 9 का लेते हैं। अच्छा 9 के साथ मैं ये नहीं ले सकता क्योंकि मेरे को बड़ा चाहिए, 18 लूंगा, 18 से हो जाएगा। 9 के साथ 27 बिल्कुल हो जाएगा, 9 के साथ 27 भी हो जाएगा। क्या 9 के साथ 54 भी हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, 9 के साथ 54 भी हो जाएगा। तो कुल मिला के बात क्या है, कुल मिला के बात ये है कि आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आया, हाँ या ना बोलो पहले, है कि इसने पूछा क्या था और हमने निकाल क्या दिया है। जाहिर सी बात है, जो भी नंबर आगे लिखा हुआ है ना वो पीछे वाले को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब होता है कि आगे वाला फैक्टर है पीछे वाले का। समझ में आ रहा है। आपको क्या निकालना है, डोमेन और रेंज। तो अब हम यहाँ पे डोमेन और रेंज निकाल लेते हैं। यहां है डोमेन, ठीक है, डोमेन में क्या होता है, आगे वाले नंबर्स। देखो 2 यूज हो गया, 6 यूज हो गया, 9 यूज हो गया, ठीक है। हालांकि ये मल्टीपल टाइम्स यूज हुआ है तो उससे लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा 2 यूज हुआ, 6 यूज हुआ, 9 4 यूज, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 269, ये डोमेन का पार्ट हो जाएगा। अच्छा रेंज में देखो,
रेंज में क्या यूज होगा? 4 यूज हो गया, 6 भी, 18 भी, 27 भी और 54 भी, ये तो यूज हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा सेट बी हो जाएगा। आप चाहो तो ऐसे इंडिविजुअली एलिमेंट्स को भी लिख सकते हो, ठीक है ना, 27 और 54। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान, इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आगे बढ़े, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो तसल्ली से, वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है, मतलब पॉज करके। देखिए 27 पे ही है ना हम? हाँ बिल्कुल। 27 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 27 क्वेश्चन नंबर ये कहता है भैया आपको डोमेन बताना है और क्या बताना है? रेंज। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। क्लियर? देखो क्या है, और बहुत ही इजी है। अच्छा, कोई पूछे इसके लिए फॉर्मूला है तो क्या ना, फॉर्मूले से क्यों जाना, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना, जब चीजें जनरल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे दो चीजें पूछूंगा। डोमेन में हमें वो निकालना होता है कि हम एक्स की जगह क्या क्या रख सकते हैं, यही चीज निकालनी होती है। तो एक बात बताओ, एक्स की जगह यहां पर कोई ऐसी टर्म है इस पूरे फंक्शन में, इन द सेंस कि यहां से लेके इस पूरे फंक्शन में कोई ऐसी टर्म है जिसकी वजह से ये जीरो बन जाए, नॉट डिफाइंड बन जाए? नॉट डिफाइंड कब बनता है? जब डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए। यहां है डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो क्या मतलब है? यू आर फ्री टू पुट एनी वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। तो ये हमारा जो डोमेन है, देखो यार बात पता क्या है ना, जितना अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कर लोगे ना काम, वो सबसे बेस्ट है। चाहोगे कि हर चीज को मैं लॉगरिदम में लिखूं, लंबा लंबा लिखूं, वो काम का नहीं है फिर। तो देखो, आप यहां पर ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे ये फंक्शन जो है नॉट डिफाइंड बन रहा हो। अच्छा, नॉट डिफाइंड कब बनता है, किस किस कैटेगरी में हम काम नहीं करते हैं? एक तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, इस केस में काम नहीं करते, या फिर बटे में कोई चीज जीरो बन जाए, इस केस में काम नहीं करते। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशंस में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा नॉर्मल चीज है। तो डोमेन हमारा हो जाएगा आर। डोमेन क्या हो जाएगा हमारा? ऐसे लिख लो, या फिर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिख लो, ऐसे लिख लो। क्लियर है? दोनों में से एक लिख लेना। चलें भाई आगे। अब देखो रेंज की बात करते हैं। अब देखो रेंज की बात करते हैं। जब आप रेंज की बात करोगे ना, ठीक है, तो मतलब क्या क्या आपके आंसर्स आ सकते हैं, उसका मतलब होता है रेंज निकालना। अब देखो ये क्या है, ये पूरा आपके पास ये वाला जो पोर्शन है, इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं हम, एक ये और एक ये वाला जो पोर्शन आगे लिखा है, ये मॉडुलस में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? तो ये हमेशा या तो जीरो होगा या जीरो से ऑलवेज पॉजिटिव होगा। नहीं आया समझ में यार? ये वाली टर्म या तो मिनिमम टू मिनिमम क्या हो सकती है? जीरो, नहीं तो हमेशा जीरो से बड़ी रहेगी। और ये क्या कह रहा है पीछे कि मैं माइनस का 3 बैठा हूं। ठीक है, मैं माइनस का 3 बैठा हूं। अगर मान के चलो ये मिनिमम टू मिनिमम जीरो हो सकता है, मान के चलो हो गया जीरो, मान के चलो ये जीरो हो गया, 3/2 पे जीरो हो जाएगा, है ना? तो मान के चलो ये हो गया जीरो, इस पूरे की जगह इसमें उठा के जीरो रखो, तो ये जीरो क्या बचा आपके पास आंसर? -3 बचेगा। तो मिनिमम टू मिनिमम आपको आंसर क्या मिल सकता है? -3। समझ में आई मेरी बात? भैया ये हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा रहेगा, तो बड़ा तो कुछ भी हो सकता है ना? बड़ा तो उसको किसने रोका है? मिनिमम टू मिनिमम क्या हो सकता है? जीरो। तो आपने जीरो रख दिया, यहां जीरो रखा, तो मतलब ये पूरी कहानी खत्म। बचा क्या आपके पास? -3। आपके आंसर्स कहां से शुरू हो जाएंगे? -3 से। और कहां तक जाएंगे? कोई पता नहीं, अनंत। ठीक है, तो तो इसकी जगह हमारी जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? -3 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यहां से कहां तक? इंफिनिटी तक। मेरी बात समझ में आ गई? ये है रेंज का खेल। लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए आगे देखें, आगे करते हैं, है ना? नेक्स्ट पे चलते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन। अरे ये तो कांस्टेंट फंक्शन पे है, वो भी 2 दे रखा है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब होता है फॉर ऑल। क्या मतलब होता है?
फॉर ऑल एक्स, कि वो सभी के सभी एक्स जो कहां से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से, उसके लिए फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2। कहता है एफ एक्स इक्वल्स टू 2 है। इसका हमें क्या बताना है, तो ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ को इंपोर्ट कर लेते हैं हम, ठीक है, ग्राफ को क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, और ग्राफ को इंपोर्ट कर लेते हैं यहां से, ये हो जाएगा इंपोर्ट। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना, क्लियर। अब देखो क्या कह रहे हैं, ये कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू 2 है आपके पास, एफ एक्स इक्वल्स टू कितना है, 2 है। बात मेरी समझ में आ गई। तो एफ एक्स इक्वल टू अगर 2 है आपके पास, ठीक है, तो भैया एफ एक्स इक्वल टू 2 है, तो मतलब ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, y इक्वल्स टू में 2। कोई दिक्कत यहां तक। अब x कोऑर्डिनेट क्या है इसका, 0, तो ये 0,2 पॉइंट हो गया, मतलब एक तरीके से कहीं तो पॉइंट लगाओगे। तो ये वाला हमारा पोर्शन हो गया ऐसे, ये वाला पोर्शन हो गया हमारा y इक्वल्स टू 2 पे, y इक्वल्स टू 2 पे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है मेरी। अब यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको लाइन ड्रॉ करनी है, यहां से आपको क्या करनी है, तो भैया यहां से चालू करोगे तो ये एक लाइन इधर ड्रॉ हो जाएगी ऐसे, क्लियर है, और एक लाइन चाहोगे तो यहां ऐसी ड्रॉ हो जाएगी ऐसी, क्लियर। तो ये ग्राफ हो गया किसका, एफ एक्स इक्वल टू 2 का, क्लियर। अब इसका मतलब क्या है, मैं मतलब भी समझा देता हूं, कई बार समझ में नहीं आता है। मैं ये कहना चाहता हूं एफ एक्स इक्वल टू 2 से कि प्रभु आप, ये है आपका x और यहां है आपका 2, मैं कहता हूं आप x की जगह कुछ भी वैल्यू रखो, आप 1 रखोगे, क्या मिलेगा आपको, 2 ही मिलेगा, क्योंकि यहां पर वो x है ही नहीं कि कुछ चेंज कर सके, समझे मेरी बात। तो अब जो मर्जी रखोगे आंसर रिमेन सेम, दैट इज 2, क्लियर है। आप ये -4 रखोगे तब भी आपको आंसर 2 ही मिलेगा, आप 2 रखोगे तब भी 2 मिलेगा, 4 रखोगे तब भी 2 मिलेगा, 5 रखोगे तब भी 2 मिलेगा, कुछ भी रख लो एक्स एक्सिस पे, आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो यहां से हम एक बात कर लेते हैं, ठीक है, कहां लिखें कहां लिखें, कहीं भी लिख लो, यहीं लिख लेते हैं। तो यहां से हमारे को एक बात पता चल गई कि यार ये तो 2 ही देगा चाहे आप कुछ भी रखो। तो डोमेन क्या होगा, अभी मैं बोल रहा हूं कुछ भी रखो, तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात, डोमेन हो जाएगा हमारा आर, रेंज क्या हो जाएगी हमारी, कि सर ये तो कुछ भी रख लो, आपको आंसर से ये क्या देगा, 2 ही दे रहा है, ओनली 2, क्या दे रहा है, ओनली 2। तो ऐसे लिखा रहने दो, क्या दिक्कत है, बात समझ में आ गई मेरी, आगे बढ़े। इसमें कोई 3-5 वाला काम नहीं है, कोई टिपिकल काम नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग है प्योर। चलिए कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन x - 2। ये कितना इजी है, देखो मैं फिर से वो ग्राफ इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मैं फिर से वो ग्राफ इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियर है। ये मैंने फिर से ड्रॉ कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए आइए, कहता है कि आपको जो आंसर ग्राफ ड्रॉ करना है वो x - 2 का करना है। ये आता है कई बार पेपर में ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल जैसा ले रखा है मैंने, आगे जब मैं कराऊंगा तो और भी टिपिकल, मतलब थोड़े अच्छे सवाल लूंगा, बट ये भी पेपर का ही लेवल है। तो कहता है x - 2 का आप ग्राफ ड्रॉ करो, तो आप कुछ मत करो, इसे y इक्वल्स टू क्या मानोगे आप, चलो y मत मानो, डायरेक्टली आप एक काम करो, ठीक है, वो नॉच निकालते हैं क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है, इस तरीके का बनता है ना, तो वो वर्टेक्स निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, जो भी x - 2 है इसको आप 0 के बराबर रखो, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, और ये रहा 2 आपका, x2 यहाँ होगा, x2 कहाँ होगा आपका, यहाँ होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, क्लियर है। ये क्या कह रहा है, मैं इसको भी समझा देता हूं दोबारा, मैंने डायरेक्टली x = 0 क्यों रख दिया, मैं इसे ऐसे ऐसे मानूंगा कि ये मेरा y बराबर ये है, क्लियर है, y बराबर ये है। तो अगर मैंने y को 0 कर दिया तो x कितना आएगा, 2 आएगा, तो y 0 तो इस लाइन पे होता है, तो x कितना आ गया, 2 आ गया। अब अच्छा एक और पॉइंट निकालो, एक और पॉइंट निकालो, मैं यहाँ पे इसको अच्छे से लिख देता हूँ, x - 2 इक्वल्स टू में y, अगर x 0 है तो y कितना हो जाएगा, -2,
खैर उसको नीचे ले जाना पड़ेगा। अच्छा, मॉडुलस भी तो है, पॉजिटिव ही रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मॉडुलस है, पॉजिटिव ही रहेगा। तो कहानी क्या है? कहानी ये कहती है कि प्रभु यहाँ से जो आपका ग्राफ बनेगा ना, वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहां से आगे जाते जाते ऐसा। क्लियर है? बात समझ पा रहे हो मेरी? और यहां से जाते जाते आगे कुछ ऐसा। क्लियर? तो ये आपका x इक्वल टू x-2 मॉडुलस का ग्राफ क्रिएट हो गया। ठीक है, ये पॉइंट निकालना आया, कैसे निकालते हैं? ठीक है, यहां तक लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 1 ये और करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। ठीक है, लास्ट में कंपाइलेशन मिल जाएगा सभी पार्ट्स का। ठीक है, तो आप वैसे भी देख सकते हो। इस पार्ट में मॉडरेट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं। फर्स्ट पार्ट में बेसिक्स हैं, आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी। ठीक है, देखिए आइए, कहता है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम 30 टू 35 क्वेश्चंस हैं कुछ, 30 है ना, 30 से लेके 35 तक के सभी क्वेश्चंस में आपको डोमेन और रेंज निकालनी है। क्लियर है? बात मेरी समझ में आ गई? तो अभी हम 30 वाला कर रहे हैं। तो जनरली क्या है कि आपको एफ एक्स आपको दे रखा है, बहुत ही प्यारा सा, अंडर रूट क्या दे रखा है? प्लस का 4। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ x का स्क्वायर लिखा हुआ है, जनरल सेंस लगाओ, कॉमन सेंस। यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्या x की कोई ऐसी वैल्यू है जो मैं यहां रख दूं और अंदर नेगेटिव बन जाए? देखो कॉन्सेप्ट समझो, हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड कब बनेगा? हमारा फंक्शन मतलब कहानी हमारी कहां रुकेगी? अगर x की कोई ऐसी वैल्यू मिल जाए जो अंदर रखूं और सॉल्व करूं और अंदर क्या बन जाए? नेगेटिव। ऐसा कोई नंबर है? ट्राई करते हैं। पॉजिटिव रखोगे पॉजिटिव मिलेगा, ऐड भी पॉजिटिव ही हो रहा है तो कहानी पॉजिटिव ही रहेगी। नेगेटिव वाला कोई नंबर रख के देखो, नेगेटिव वाला -4 रखो तो स्क्वायर की वजह से वो भी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि सर मैं तो कुछ भी रख सकता हूं फिर। तो जवाब है हाँ बिल्कुल ठीक है, कुछ भी रख सकते हो। तो डोमेन तो इसका क्या हो जाएगा? आर। डोमेन क्या हो जाएगा इसका? आर। ठीक है ना, कि हम कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि हमारी ये वाली कंडीशन जनरेट कभी भी होगी ही नहीं। क्लियर है? अच्छा, रेंज की बात करते हैं हम। रेंज की बात आप करोगे तो बताओ जरा क्या रख सकते हो? मिनिमम टू मिनिमम एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? क्योंकि नेगेटिव तो जाएगा नहीं। रीजन क्या है? एक्स स्क्वायर जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, कि मिनिमम टू मिनिमम 0 होगा, नहीं तो 0 से हमेशा बड़ा ही रहेगा। अब आप मान के चलो आपने 0 रख दिया, करके देखते हैं। देखो मान के चलो आपने एफ एक्स में एक्स की जगह 0 रख दिया। ठीक है, एक्स की जगह क्या रख दिया? 0 रख दिया। ठीक है, ऐसे f0 रख दिया आपने, तो यहां पर आपको 0 का स्क्वायर प्लस 4 मिला, हाँ या ना? तो 0 का मतलब तो कुछ होता ही नहीं है, तो आंसर आपका कितना आ गया? 2 आ गया। आंसर कितना है आपका? 2। तो मिनिमम टू मिनिमम आपको क्या मिल सकता है? 2 मिल सकता है। उसके बाद सर 2 से बड़े ही मिलेंगे सबके सब। कैसे मिलेंगे? 2 से बड़े। क्यों? क्योंकि नेगेटिव में जा ही नहीं सकते आप, मिनिमम आंसर है ये। तो आपका आंसर एक तो आपको 2 मिल सकता है, और 2 से लेके कहां तक चले जाओगे आप? इन्फिनिटी तक। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप चैनल के साथ जुड़ गए होंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे, ये बहुत मतलब बहुत कुछ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हर एक चैप्टर के आएंगे। चलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।